पुरानी मोटरसाइकिल खांसी, खड़खड़ाई और फिर शांत हो गई। उसकी हेडलाइट एक बार चमकी, 2 बार चमकी और फिर बुझ गई, जिससे पतली सड़क अंधेरे में डूब गई। करण और जसवंत अपनी खराब हुई बाइक के पास सुनसान नहर के किनारे खड़े थे। 13 जून 2025 की आधी रात हो चुकी थी। हवा में गीली मिट्टी की गंध और वडोदरा की दूर की हल्की आवाज घुली हुई थी। एक ऐसा शहर जो अब एक दुनिया दूर लग रहा था। चांद आसमान में एक पीला टुकड़ा ज्यादा सुकून नहीं दे रहा था। उसकी रोशनी मुश्किल से सड़क के किनारे घने जंगल के कैनोपी को भेद पा रही थी। नहर के किनारे लंबी घास में एक ठंडी हवा सरसराहट कर रही थी, जैसे कोई उदास भूला हुआ गाना हो। वे अकेले थे, शांत, चौकस रात से घिरे हुए। जसवंत, जो हमेशा प्रैक्टिकल था, निराशा में धीरे से टायर पर लात मारी। उसने एक छोटे से टूलकिट को साइड पाउच से निकाला। उसके धातु के हिस्से शांति में धीरे से खनक रहे थे। वह इंजन के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसकी उंगलियां अंधेरे में टटोल रही थीं। परेशानी का स्रोत खोजने की कोशिश कर रहा था। उसने स्पार्क प्लग चेक किया और तारों से छेड़छाड़ की। उसकी सांसें ठंडी हवा में छोटे बादल बना रही थी। करण उसे देख रहा था। उसके दिल में बेचैनी की बढ़ती भावना घर कर रही थी। जंगल की शांति सुकून देने वाली नहीं थी। ये भारी थी, जैसे उसने अपनी सांस रोक रखी हो, कुछ होने का इंतजार कर रही हो। कई मिनटों की बेकार कोशिश के बाद जसवंत ने आह भरी और खड़ा हो गया। अपने चिकने हाथों को अपनी पतलून पर पोंछा। कोई फायदा नहीं, उसने धीमी आवाज में कहा। इंजन मर चुका है, हम इसे यहाँ ठीक नहीं कर सकते। करण की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई, जो पूरी तरह से ठंड से नहीं थी। उसने पेड़ों की गहरी छाया में देखा, अनदेखी आंखों को उन्हें देखते हुए कल्पना की। रात यहाँ बिताने का विचार बेचैन करने वाला था। हम अब क्या करें? उसने पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। हम यहाँ रुक नहीं सकते। उसने सुझाव दिया कि वे मुख्य राजमार्ग की ओर चलना शुरू करें, जो कुछ किलोमीटर दूर था। ये डेड मोटरसाइकिल के पास इंतजार करने से बेहतर योजना लग रही थी। शायद हम चल सकते हैं और बात कर सकते हैं, करण ने जोड़ा। जितना वह महसूस कर रहा था, उससे ज्यादा खुश दिखने की कोशिश कर रहा था। समय जल्दी बीत जाएगा और हम बिना जाने ही राजमार्ग पर पहुंच जाएंगे। ये किसी भूत के लिए इंतजार करने से बेहतर है जो हमें कंपनी दे। जसवंत सहमत हो गया, हालांकि उसकी आंखें भी घबराहट से अंधेरे जंगल की ओर देख रही थीं। उसने मोटरसाइकिल का स्टीयरिंग लॉक कर दिया और उन्होंने उसे एक बड़े बरगद के पेड़ के सहारे छोड़ दिया। उन्होंने चलना शुरू किया। उनके कदमों की आवाज बजरी वाली सड़क पर तेज लग रही थी। वे एक दूसरे के करीब चल रहे थे। उनके कंधे कभी कभी छूते थे, एक दूसरे की मौजूदगी में आराम पा रहे थे। नहर उनके बगल में चुपचाप बह रही थी। उसका काला पानी उन कुछ तारों को दर्शा रहा था जो बादलों से झांक रहे थे। उन्होंने छोटी छोटी बातों के बारे में बात की, कॉलेज के बारे में, दोस्तों के बारे में, भविष्य के सपनों के बारे में। उनकी बातचीत एक छोटी सी ढाल थी जो उन्हें चारों ओर से दबाने वाले विशाल मंडराते अंधेरे के खिलाफ थी। ठंडी रहस्यमय रात में गर्मी का एक नाजुक बुलबुला। वे लगभग आधे घंटे से चल रहे थे। उनका शुरुआती डर एक थका देने वाली लय में बदल गया था। सड़क आगे फैली हुई थी, जंगल से होकर गुजरने वाली एक लंबी काली पट्टी। अचानक जंगल से एक आवाज ने उन्हें ठिठका दिया। यह एक धीमी घुरघुराती गर्जना थी जो उनके पैरों के नीचे की जमीन से ही कंपन करती हुई लग रही थी। यह एक ऐसी आवाज थी जो जंगल से ताल्लुक रखती थी, शक्ति और शिकार की आवाज थी। करण का दिल उछलकर गले में आ गया। उसने जसवंत का हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। जंगल, जो एक शांत रहस्यमयी जगह थी, अब डरावना लग रहा था। एक ठोस खतरे से भरा हुआ था जिसने अभी अभी अपनी मौजूदगी का ऐलान किया था। रात अब सिर्फ अंधेरी नहीं थी, वह जिंदा थी। धीरे धीरे एक शानदार आकृति 2 बड़े सागौन के पेड़ों के बीच की छाया से निकली। ये एक बाघ था। उसका धारीदार कोट नारंगी और काले रंग का एक सुंदर भयानक पैटर्न था जो सड़क पर कदम रखते ही मांसपेशियों से लहरा रहा था। जानवर बड़ा नहीं था, शायद एक युवा वयस्क, लेकिन वह एक खामोश अंदाज में चलता था जो मंत्रमुग्ध करने वाला और डरावना था। उसकी आंखें अंधेरे में 2 चमकते अंगारे उन पर टिकी हुई थीं। समय थम सा गया था। उनकी आसान बातचीत भूल गई थी। उसकी जगह एक आदिम डर ने ले ली थी जिसने उनके फेफड़ों में सांस जमा दी थी। बाघ लगभग 50 फीट दूर खड़ा था। उसकी पूंछ लगभग अगोचर रूप से हिल रही थी। एक खामोश शिकारी अपने अप्रत्याशित दर्शकों का आकलन कर रहा था। जसवंत,
जो अपने दादाजी से जंगल की कहानियां सुनकर बड़ा हुआ था, उसे एक महत्वपूर्ण सलाह याद आई। कभी पीठ मत मोड़ो, कभी भागो मत। वह अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसका डर पेट में एक ठंडी गांठ बन गया था, लेकिन उसका दिमाग साफ था। उसने करण से फुसफुसाया, हिले मत, भागो मत, हमें सीधा खड़ा रहना है, हमें बड़ा दिखना है। उसकी आवाज स्थिर थी। उनके आतंक के उमड़ते समुद्र में एक छोटा सा लंगर। करण कांपते हुए धीरे से सिर हिलाया। उसने खुद को बाघ को देखने के लिए मजबूर किया, उसकी आंखों में आंखें डालने के लिए, हालांकि हर प्रवृत्ति उसे भागने के लिए चीख रही थी। वह अपने दिल की धड़कन को अपनी पसलियों के खिलाफ ढोल की तरह धड़कते हुए सुन सकता था। शांत गतिरोध में एक उन्मत्त धड़कन। धीरे धीरे सावधानी से जसवंत पीछे की ओर चलने लगा, करण को अपने साथ खींचते हुए। उन्होंने कभी बाघ से अपनी नजर नहीं हटाई। वे एक जानबूझकर धीमी गति से चले जो अप्राकृतिक लग रही थी। हर कदम एक अनंत काल था। बाघ उन्हें देख रहा था, उसका सिर नीचा था, उसका भाव अगम्य था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा, उनकी वापसी का अनुकरण करते हुए। कुछ भयानक क्षणों के लिए ऐसा लगा कि जानवर हमला करेगा, फिर जैसे कि रुचित हो रहा हो या यह तय कर रहा हो कि वे प्रयास के लायक नहीं थे, बाघ रुक गया। उसने एक और धीमी गर्जना की, अपना शानदार सिर मोड़ा और उतनी ही खामोशी से जंगल के अभेद्य अंधेरे में वापस चला गया जितनी खामोशी से वह दिखाई दिया। दो दोस्तों को खाली सड़क पर कांपते हुए छोड़ गया। राहत की एक चक्करदार लहर उन पर छा गई, इतनी शक्तिशाली कि उनके घुटने कमजोर पड़ गए। वे एक दूसरे के सहारे खड़े हो गए। उनके शरीर अब बेकाबू होकर कांप रहे थे, क्योंकि तत्काल खतरा टल गया था। वे बहुत देर तक नहीं बोले, बस अपनी ही बेतरतीब सांसों की आवाज सुनते रहे। ये मुठभेड़ केवल कुछ मिनटों तक चली थी, लेकिन इसने उनकी बहादुरी छीन ली थी। उन्हें विशाल जंगल में छोटा और कमजोर महसूस करा दिया था। उन चमकती आंखों की याद उनके दिमाग में बस गई थी। खुद को संभालने के बाद उन्होंने एक अलग रास्ता लेने का फैसला किया। एक छोटा, झाड़ियों से ढका रास्ता जो उस जगह से दूर जाता हुआ लग रहा था जहां बाघ गायब हो गया था। उम्मीद कर रहे थे कि यह राजमार्ग का एक शॉर्टकट होगा। रास्ता संकरा था और जंगल में गहरा घूमता था। यहाँ की हवा ठंडी थी, नम पत्तियों और सड़ती हुई लकड़ी की गंध से भारी थी। अंधेरे का उनका शुरुआती डर अब बढ़ गया था। पत्तियों की हर सरसराहट या टहनी के टूटने से वे उछल पड़ते थे। उन्होंने करण के मोबाइल फोन की धुंधली रोशनी का उपयोग आगे का रास्ता देखने के लिए किया। छोटी सी किरण ने दमनकारी अंधेरे में एक कमजोर सुरंग काटी। वे खामोशी से चलते रहे। उनके हाल के अनुभव का बोझ उन पर पड़ा हुआ था। जंगल अब अलग लग रहा था, सिर्फ पेड़ों का एक संग्रह नहीं, बल्कि एक जीवित इकाई, अपने नियमों और अपने खतरों के साथ एक ऐसी जगह जहां वे घुसपैठिए थे। यह जसवंत था जिसने इसे सबसे पहले देखा। उसका पैर किसी नरम चीज से टकराया और वह ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसका हाथ गिरने से बचने के लिए आगे बढ़ा। करण ने फोन की रोशनी नीचे की ओर डाली, यह देखने के लिए कि वह किस पर ठोकर खाया था। किरण एक आदमी के पैर पर पड़ी जो गहरे रंग की पतलून और एक पुरानी चमड़े की जूती पहने हुए था। वे दोनों जम गए, उनका खून जम गया। धीरे धीरे करण ने रोशनी ऊपर की ओर की। इसने एक आदमी के शरीर को झाड़ियों में औंधे मुंह पड़ा हुआ दिखाया। उसने एक साधारण शर्ट और पतलून पहन रखी थी और वह अजीब तरह से स्थिर था। संघर्ष का कोई स्पष्ट संकेत नहीं था, बस जंगल के बीच में मौत की गहरी खामोशी थी। एक नए तरह का डर, बाघ के डर से ज्यादा ठंडा और ज्यादा भयावह, उन्हें जकड़ लिया। यह जंगल के जीवन और मृत्यु चक्र का एक प्राकृतिक हिस्सा नहीं था। यह अलग था, यह गलत था। करण घुटनों के बल बैठ गया। उसका हाथ कांप रहा था क्योंकि उसने रोशनी आदमी की गर्दन और पीठ की ओर की। उसने आदमी की गर्दन पर गहरे, बदसूरत निशान देखे, गहरे और क्रूर। लेकिन ज्यादा डरावना यह था कि उसने आदमी की पीठ पर कई गहरे, समानांतर कट के निशान देखे। उसकी शर्ट के कपड़े को चीरते थे। वे लंबे, गहरे घाव थे, ठीक वैसे ही जैसे एक बहुत बड़े जानवर के पंजों से बनते हैं, ठीक वैसे ही जानवर के जिसे उन्होंने अभी अभी देखा था। वे शरीर से पीछे हट गए। उनके दिमाग पहेली के भयानक टुकड़ों को जोड़ने के लिए दौड़ रहे थे। बाघ, मरा हुआ आदमी, पंजे के निशान। निष्कर्ष भयावह रूप से सरल लग रहा था। क्या वे एक बाघ हमले के बाद के परिणाम पर ठोकर खा गए थे?
क्या यह आदमी उस शानदार जानवर का एक और शिकार था जिससे वे अभी अभी बाल बाल बचे थे? बाघ की छवि, शक्तिशाली और घातक, उनके विचारों को भर गई। वह एक शिकारी था और यह आदमी उसका शिकार हो सकता था। जंगल उसका घर था और वे सभी उसके दायरे में केवल घुसपैठिए थे। उनके चारों ओर की चुप्पी अब एक हिंसक संघर्ष की गूंज को पकड़े हुए लग रही थी। प्रकृति की कच्ची शक्ति से बूझ गया एक जीवन। फिर भी जब वे वहां खड़े थे, दिल धड़क रहा था। करण के दिमाग में संदेह का एक टुकड़ा रेंगने लगा। उसने फिर से शरीर को देखा, दृश्य को देखा। कुछ अजीब लग रहा था। पंजे के निशान थे, हाँ, गहरे और भयानक। लेकिन आदमी की गर्दन पर निशान के बारे में क्या? वे अलग दिख रहे थे, काटने के निशान से कम और कुछ और जैसा। और आदमी की स्थिति इतनी सफाई से अपने सामने पड़ा हुआ एक अराजक जानवर के हमले के लिए अजीब लग रहा था। क्या एक बाघ अपने शिकार को मार देगा और उसे वहीं छोड़ देगा अछूता? सवाल बढ़ते गए, अनिश्चितता और संदेह का एक जाल बुनते हुए जो अपने तरीके से बाघ जितना ही डरावना था। जसवंत, करण फुसफुसाया। उसकी आवाज भारी थी। उसकी गर्दन देखो, वे पंजे के निशान नहीं है। और उसका बटुआ देखो, वह उसके बगल में खुला पड़ा है और वह खाली है। जसवंत ने उसकी नजर का पीछा किया और वही बेचैन करने वाले विचार उसके दिमाग में बनने लगे। दृश्य ने अचानक एक नया, अधिक भयावह अर्थ ले लिया। पंजे के निशान एक चतुर, भयानक गलत दिशा हो सकते हैं। जंगल के सबसे खूंखार शिकारी को एक मानवीय अपराध के लिए दोषी ठहराने का एक तरीका। क्या यह संभव था कि बाघ हत्यारा नहीं था? क्या यह संभव था कि किसी और ने इस आदमी की हत्या की थी और इस जंगल में बाघ की उपस्थिति का उपयोग अपने अपराध के लिए एक आदर्श आवरण के रूप में किया था? चांद पेड़ों के माध्यम से लंबी नाचती हुई छाया डाल रहा था जब वे दृश्य से पीछे हट गए। मृत आदमी को रात के रहस्य में छोड़ दिया। सवाल उनके बीच हवा में भारी पड़ा था। क्या टाइगर है जंगल का कातिल? क्या बाघ जंगल का हत्यारा है? या असली शिकारी अभी भी बाहर था, पत्तों में नहीं, बल्कि एक मानवीय चेहरे के पीछे छिपा हुआ था? वे जानते थे कि उन्हें पुलिस के पास जाना था, लेकिन वे यह भी जानते थे कि जो कहानी उन्हें बतानी थी वह अब कहीं ज्यादा जटिल और कहीं ज्यादा डरावनी थी। बाघ एक जानवर था जिसे उन्होंने देखा था, लेकिन एक मानवीय हत्यारे की संभावना मशीन में एक भूत अंधेरे जंगल से अपने साथ ले जाने के लिए कहीं ज्यादा डरावना विचार था।